क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि एक छोटी सी सिंगल कोशिका आखिर इतने जटिल जीवन में कैसे बदल जाती है? इस नए एक्सप्लेनेयर में आपका स्वागत है। आज हम जीवन के इसी जादुई ब्लूप्रिंट को गहराई से समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि स्तनधारियों और पौधों दोनों में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के ठीक बाद वो कौन से अविश्वसनीय और बेहद सूक्ष्म बदलाव होते हैं जो आगे चलकर एक पूरे जीव या एक विशाल पेड़ को आकार देते हैं। चलिए सबसे पहले अपने इस रोड मैप पर एक तेज नज़र डाल लेते हैं। हमारी ये यात्रा दो अलग अलग जैविक जगतों की कहानी है। पहले हम इंसानी भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी से शुरुआत करेंगे और फिर गियर बदलते हुए सीधे वनस्पति जगत में पौधों के एक दिलचस्प रिप्रोडक्शन प्रोसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्तनधारी क्लीवेज और ब्लास्टोसिस्ट की, यानी जीवन के वो बिल्कुल शुरुआती पहला कदम बढ़ाने वाले विभाजन। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जीवन एक बेहद ही तेज और सटीक प्रक्रिया से गुजरता है। एक सिंगल सेल जाइगोट सबसे पहले दो कोशिकाओं में बढ़ता है जिन्हें हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। फिर चौथे दिन तक आते आते ये 16 से 32 कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है जिसे मोर्यूला कहते हैं। इस स्लाइड में सबसे हैरानी की बात यह है कि इस तेज विभाजन के दौरान भ्रूण का कुल आकार बिल्कुल नहीं बढ़ता। ये परफेक्टली डिवाइड होता है और 5वें दिन तक एक तरल पदार्थ से भरे ब्लास्टोसिस्ट का रूप ले लेता है। अब इन शुरुआती कोशिकाओं का जो पोटेंशियल है ना, वो सच में कमाल का होता है। इन्हें टोटीपोटेंट कहा जाता है। इसका असल मतलब क्या है? मतलब ये कि इस लेवल की हर एक कोशिका में एक पूरा जीव बनाने की क्षमता होती है। विज्ञान के कई अध्ययनों ने यह साबित किया है कि अगर आप एक माउस एम्ब्रियो से सिर्फ एक ब्लास्टोमियर सेल को अलग कर दें तो वो अकेली सेल सफलतापूर्वक एक पूरे फर्टाइल वयस्क चूहे में विकसित हो सकती है ना कमाल की बात? अगर हम इस टाइमलाइन को असली दुनिया से जोड़ें, खासकर मॉडर्न आईवीएफ से, तो ये हैचिंग ब्लास्टोसिस्ट वाला 5वां दिन बहुत ही क्रूशियल होता है। जो भ्रूण इस मजबूत स्टेज तक पहुंच जाते हैं उनके सफल इम्प्लांटेशन के चांसेस सीधे दोगुने हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी डेवलपमेंटल क्षमता पहले ही साबित कर चुके होते हैं। आगे बढ़ते हैं बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क की तरफ। 8वें दिन के आसपास ये वो स्टेज है जहां जीवन की असली वास्तुशिल्प नींव रखी जाती है। 8वें दिन तक ये कोशिकाएं दो बहुत ही स्पष्ट परतों वाली एक डिस्क में बदल जाती हैं। ऊपर वाली लेयर है एपिब्लास्ट, जो स्तंभाकार कोशिकाओं से बनी है और यही आगे चलकर हमारा मुख्य भ्रूण बनेगी। वहीं इसके नीचे होती है हाइपोब्लास्ट, जो घनाकार कोशिकाओं से बनती है और योक सैक जैसी बाहरी झिल्लियों को आकार देती है। मूल रूप से यही वो द्विस्तरीय ढांचा है जो भविष्य की सारी ग्रोथ के लिए एक स्कैफोल्डिंग या नींव की तरह काम करता है। और फिर तीसरे हफ्ते में एक जादू होता है, गैस्ट्रिलेशन। ये प्रक्रिया उन साधारण एपिब्लास्ट कोशिकाओं को 3 बेहद खास लेयर्स में बांट देती है। सबसे बाहर एक्टोडर्म, जिससे हमारा ब्रेन और स्किन बनेंगे, बीच में मीजोडर्म, जिससे हार्ट, हड्डियां और मांसपेशियां बनेंगी, और सबसे अंदर एंडोडर्म, जो हमारी आंतों का अस्तर बनाएगी। शरीर के हर एक अंग की शुरुआत बस यहीं से होती है। अब जब भ्रूण इतनी मेहनत से अपनी लेयर्स बना रहा होता है, तब ओवरी में एक अस्थायी लेकिन बहुत ही जरूरी संरचना ओवरटाइम काम कर रही होती है। वो है कॉर्पस ल्यूटियम, हमारा हार्मोनल रक्षक। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 8 से 10 नैनोग्राम प्रति लीटर, ये बहुत मायने रखता है। ओव्यूलेशन के 7वें या 8वें दिन कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन बिल्कुल इसी पीक लेवल पर पहुंच जाता है। ये इतनी सटीक मात्रा में इसलिए निकलता है ताकि हाइपोथैलेमस को पूरी तरह से ब्लॉक किया जा सके और इस अर्ली प्रेगनेंसी को एक सुरक्षित माहौल मिले। हार्मोन्स का ये कंट्रोल किसी रिले रेस के बैटन पास करने जैसा है। शुरुआती हफ्तों में भ्रूण खुद एचसीजी निकालता है ताकि कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव रहे, लेकिन फिर 11वें या 12वें हफ्ते तक आते आते प्लासेंटा पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाता है और सारा एंडोक्राइन कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, यानी परफेक्ट टाइमिंग के साथ हैंडओवर। प्रोजेस्टेरॉन को यूं ही रिप्रोडक्शन का सबसे बेहतरीन हार्मोन नहीं कहते। इसका असल काम है यूट्रस को शांत रखना। जरा सा भी अत्यधिक संकुचन हुआ तो इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। इसीलिए आज की असिस्टेड रिप्रोडक्शन तकनीकों में एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन से ही बाहर से प्रोजेस्टेरॉन देना इतना जरूरी माना जाता है। चलिए अब इंसानी बायोलॉजी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सीधे वनस्पति जगत में चलते हैं। पौधों में प्रजनन और उनका बोटानिकल ब्लूप्रिंट भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। जरा एक फूल के इस क्रॉस सेक्शन को देखिए। इसमें मेल पुंकेसर यानी एंड्रोइसियम और फीमेल स्त्रीकेसर यानी गाइनोइसियम के बीच एक बहुत ही स्पष्ट बनावटी विभाजन है।
ये सिर्फ एक खूबसूरत फूल नहीं है, बल्कि वो बायोलॉजिकल स्टेज है जहां माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया घटित होती है। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से जूम करके देखें तो हमें स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों ओर 4 अलग-अलग दीवार की परतें दिखेंगी। इनमें सबसे अंदर होती है टैपेटम, जो बहुत एक्टिवली उन परागकणों यानी पॉलिन को पोषण देती है। हाँ, बिल्कुल, ये वही परागकण है जो मौसम बदलने पर हमें एलर्जी देते हैं, लेकिन पौधों की जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए ये बिल्कुल जरूरी हैं। अब जब हमने देख लिया कि पराग कितनी परफेक्शन से बनता है, तो हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है। मैमल्स के ब्लास्टोसिस्ट के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन सफल फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद पौधों के भीतर आखिर कौन से जटिल बदलाव होते हैं? इस सवाल का जवाब हमें अपने आखिरी हिस्से में मिलेगा, जहां हम एंडोस्पर्म, बीज और फलों के विकास को देखेंगे। मैमल्स के पास तो प्लेसेंटा होता है, पर पौधों के पास फर्टिलाइजेशन के बाद एक बिल्कुल ही अनोखी संरचना बनती है, एंडोस्पर्म। ये एक तरह से नए बने भ्रूण के लिए इनबिल्ट पोषण का भंडार है। ये 3 तरह से बनता है: न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जैसे नारियल में, जहां न्यूक्लियस बिना दीवार के बढ़ते हैं; सेल्यूलर एंडोस्पर्म, जैसे पेटूनिया में, जहां बंटवारे के तुरंत बाद दीवार बन जाती है; और तीसरा, हेलोबियल, जो हाइड्रिला में दिखता है और ऊपर के दोनों तरीकों का एक शानदार मिश्रण है। यह तुलना करना काफी दिलचस्प है। हर पौधा अपने सर्वाइवल के संसाधनों को अलग तरह से पैक करता है। नारियल और मक्का जैसे एंडोस्पर्मस बीज अंकुरण के समय के लिए अपना एंडोस्पर्म बचा कर रखते हैं। वहीं मटर और बीन्स जैसे नॉन एंडोस्पर्मस बीजों में विकसित हो रहा भ्रूण बीज बनने से पहले ही सारा एंडोस्पर्म खत्म कर देता है, और अंततः ओव्यूल एक सुरक्षित बीज बन जाता है और ओवरी फूलकर वो फल बन जाती है जिसे हम खाते हैं। तो इस एक्सप्लेनेयर को खत्म करते हुए जरा एक पल के लिए इस बात पर गौर करें, जीवन की ये एफिशिएंसी कितनी कमाल की है। एक सिंगल टोटीपोटेंट सेल पूरे इंसान का निर्माण कर सकती है, और एक छोटा सा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फलों से लदे एक विशाल पेड़ की रचना कर सकता है। ये माइक्रोस्कोपिक ब्लूप्रिंट्स हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि सेलुलर प्रोग्रामिंग के ऐसे और कौन से गहरे राज हैं जो अभी हमारे सामने आने बाकी हैं। इसी विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।